कैसे हो आप सब? माय नेम इज़ श्रेया गुप्ता एंड आई एम फैकल्टी एट सांकला क्लासेस। तो बेटा आज हम नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में मेनली बच्चों को दिक्कत क्या रहती है, इट्स ऑल अबाउट कि हम कंसेप्ट्स याद नहीं कर पा रहे हैं, हम फैक्ट्स को नहीं याद कर पा रहे हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, हम तो रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में हम सारे चैप्टर को विद एनसीईआरटी सिंप्लीफाई करके स्टडी करेंगे। ठीक है, इस पूरे सीरीज़ में एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर किया जाएगा। थ्रू आउट द चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस एक्सेप्शन से बनते हैं उन सबको कवर किया जाएगा। तो ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई, नीट या जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले एक आइडिया ले लेते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डी एंड एफ ब्लॉक तो हम पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल भी हमने पढ़ा हुआ है, बट डी एंड एफ ब्लॉक की प्लेसमेंट जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहती है। तो एक जनरल आइडिया या इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ, ये पिक्चर हमारी जो है वो एनसीईआरटी में से ली गई है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, पहला जो आपका ब्लॉक है उसे हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के अंदर आते हैं बेटा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आते हैं आपके पास ये सारे एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है ये, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें आते हैं ग्रुप 13 से लेकर 18। उसके अलावा हमारे पास रहता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक हमारा चलता है ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। क्या है ये, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 12 टू ग्रुप 3 टू 12। क्या है ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अलावा अगर बात करें, एक ब्लॉक आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज होल कॉन्स्टिट्यूटेड इन ग्रुप 3rd। ग्रुप 3rd में ये प्रेजेंट होता है। कौन से पीरियड में, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड में। ठीक है, क्या है ये हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक, और कौन से ग्रुप पीरियड को कवर कर रहा है, ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक आपका ग्रुप 3 में आता है। ठीक है, अब तो ये पूरा पीरियोडिक बना कैसे, पूरा पीरियोडिक टेबल बना कैसे, इसका जनरल आइडिया अगर हम लें तो ऑफ-बोस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। जब हम एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हैं, एलिमेंट्स को 1 by 1 स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, क्विक रिकैप दे रही हूँ। ऑफ-बो प्रिंसिपल ने क्या किया था, एक टेबल बनाया था जिसके अकॉर्डिंग उसने हमें बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है ऑर्बिटल्स में वो बताया था। थोड़ा सा इसके लिए हम पेज ऐड कर लेते हैं नया। क्या था इसमें, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p, या यहीं तक हमारे एलिमेंट्स जो है कवर होते हैं। देन कुछ ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हुए हमने बहुत इजीली हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी वो हमने जान लिया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले होगी 1s ऑर्बिटल की फिलिंग। फर्स्ट शेल में कौन से ऑर्बिटल की, 1s ऑर्बिटल की। जैसे ही 1s में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s और 2p, 2s और 2p। 2s और 2p के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 3s, 3s के बाद आ रहा है 3p एंड 3p के बाद आ रहा है 4s, ना कि 3d। तो थर्ड शेल की जैसे ही फिलिंग शुरू होती है सबसे पहले आता है 3s, 3p एंड देन 4s।
फिर उसके बाद आपका कौन सा ऑर्बिटल आता है, 3d ऑर्बिटल। तो अगर मैं बात करूं हमारे पीरियोडिक टेबल की, तो कुछ ऐसा ही हमारे पीरियोडिक टेबल में भी है। कुछ ऐसा ही हमारे पीरियोडिक टेबल में भी होता है। क्या होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले हमने ऑफबोस के अकॉर्डिंगली पढ़ा किस शेल की फिलिंग होती है, तो 1s की फिलिंग होती है। 1s में आते हैं आपके कौन से दो एलिमेंट्स, 1s1 पे हाइड्रोजन, 1s2 पे हीलियम। तो हीलियम तो ये रहा। देन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ मैच नहीं हो रही थी अल्कली मेटल्स के साथ, तो इसलिए उसकी पोजीशन अभी तक डिसाइडेड नहीं है, उसे हम एक सेपरेट बॉक्स बना के मेंशन कर देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिलिंग थी 2s एंड 2p की, तो जैसे ही सेकेंड शेल शुरू हुआ वैसे ही हमारे पास क्या शुरू हो गया, नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया। 2s और 2p के बाद बेटा फिलिंग होती है 3s एंड 3p की, 3s एंड 3p की। तो दो आपके एलिमेंट्स हमने s ब्लॉक में पढ़े और बाकी के 6 एलिमेंट्स जो 3p के अकॉर्डिंग आने चाहिए वो हमने p ब्लॉक में पढ़ लिए। 3s 3p के बाद अभी हमने स्टडी किया क्या आता है, 4s। जैसे ही एक नया ऑर्बिटल, नया आपका शेल शुरू हो जाता है वैसे ही नया पीरियड शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आया, 4s 3d एंड 4p। क्योंकि 3d बिलोंग्स टू इनर शेल, इसलिए 4s के बाद जब 3d आएगा उसको हमने यहीं प्लेस किया, यानी कि ये वाली आपकी कौन सी सीरीज हो जाएंगी, 3d सीरीज हो जाएंगी। फोर्थ पीरियड होगा लेकिन सीरीज कौन सी होंगी, 3d सीरीज। इनर शेल वाला ऑर्बिटल आपका इन्वॉल्व होगा जिसे हम पेनल्टीमेट शेल भी बोल देते हैं। कौन सा शेल और आपका इन्वॉल्व हो रहा है, पेनल्टीमेट शेल। नेक्स्ट पीरियड पे जाएं, नेक्स्ट पीरियड इज फिफ्थ पीरियड, 5s 4d एंड 5p, यानी कि फिफ्थ पीरियड रहेगा लेकिन सीरीज कौन सी होगी, 4d सीरीज, जिसमें इनर शेल कौन सा होगा, 4d। नेक्स्ट के लिए बात कर लेते हैं, हमारे पास आता है 6s, 6s के बाद आता है 4f 5d 6p। अब एक बात ध्यान से समझना, s के बाद p आया कोई दिक्कत नहीं, s के बाद d आया इसलिए हमने इन दोनों के बीच में इतना गैप छोड़ा। अब ये करते करते जैसे ही 6th पीरियड आया, अरे भाई साहब s के बाद तो f आ गया। तो f के लिए क्या करना पड़ता है, f में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स को इस पूरे पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म में अकोमोडेट करने के लिए तुम सोचो यहाँ पर हमें दो 14 ब्लॉक्स की एक सेपरेट ब्लॉक और बनानी पड़ती। तो इसी को कन्वीनियंटली उन्होंने क्या किया, इस पूरे लेंथेनॉइड सीरीज को जो 14 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको उन्होंने यहाँ पर सेपरेटली बना दिया, और ऐसी एक्टिनॉइड्स को भी उन्होंने यहाँ पर सेपरेटली मेंशन कर दिया। तो जिससे हमें पीरियोडिक टेबल को और सेपरेट नहीं करना पड़ा, ताकि हम उसमें हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकें। तो आई होप आपको पीरियोडिक टेबल कैसे बनता है वो समझ आ गया होगा। इनिशियली एस इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है तो एस ब्लॉक में, पी की फिलिंग हुई तो पी ब्लॉक में, एस के बाद इनर डी की फिलिंग हुई तो डी ब्लॉक शुरू हो गया, उसके बाद अगेन पी ब्लॉक। जैसे ही हम 6th और 7th पीरियड पे आए हमारे पास एफ ब्लॉक की फिलिंग, एफ ऑर्बिटल की फिलिंग चालू हो गई, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना था। उनको अकोमोडेट करने के लिए हमने एक नया सेपरेट एफ ब्लॉक बना दिया। नाउ अब इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली चीज क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें अभी मैंने डी ब्लॉक को कवर किया है, फर्स्ट हाफ में हम डी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं, देन लास्ट में हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। नाउ अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सीरीज, जो आपकी फर्स्ट सीरीज रहेगी उन्हें हम और क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं 3D सीरीज। और पीरियड कौन सा होता है, पीरियड होता है बेटा 4। पीरियड कौन सा होता है, 4, क्योंकि फोर्थ शेल चल गया है बट फिलिंग किसकी हो रही है, इनर डी की फिलिंग हो रही है, पेनल्टीमेट डी की फिलिंग हो रही है। सेकेंड सीरीज में पीरियड हमारा हो जाता है 5 और शेल हमारा हो जाता है 4D सीरीज। पीरियड 6,
सीरीज कौन सी 5D, पीरियड 7 सीरीज कौन सी 6D। ठीक है, अब मेन चीज क्या आती है, एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मेन चीज क्या है, एक्सेप्शंस क्यों आती है, पहला रीजन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं एक्सेप्शन आई कहाँ कहाँ। सबसे पहले अगर मैं देखूं हमारे पास जैसे ही फोर्थ पीरियड शुरू होगा किसकी फिलिंग होगी, पहले 4s की फिलिंग होगी और फिर 3d की फिलिंग होगी, यानी कि 4s तो कंप्लीटली फिल होना चाहिए था। जैसे ही स्कैंडियम शुरू हुआ, स्कैंडियम पे 4s2 3d1, टाइटेनियम पे 4s2 3d2, करते करते क्रोमियम पे आए तो 4s1 3d5। ये तो दिक्कत हो गई, क्योंकि हम तो ऑफबोस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, पहले 4s फिल होगा और फिर 3d फिल होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि एक्सेप्शन आ रही है कब, जब हम कॉपर की बात करें, यानी कि क्रोमियम और कॉपर हमें क्या दिखा रहे हैं, एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2D और 3D सीरीज की, 2D सीरीज में बाप रे बाप 5s की बात करूं तो 5s कंप्लीटली फिल्ड तो बहुत कम एलिमेंट्स में है, अदरवाइज 5s1 और पैलेडियम पे तो जाके क्या हो गया है 5s 0 हो गया, यानी कि एक्सेप्शन शुरू हुई हमारी नायोबियम से और कहाँ तक गई है, सिल्वर तक, Ag तक। नेक्स्ट सीरीज की बात कर लेते हैं 3D सीरीज की। अब इसमें भी मुझे दो जगह एक्सेप्शन दिख रही है, एक तो PT प्लैटिनम और एक AU गोल्ड। अगेन 4s1 6s1 6s1। लास्ट सीरीज की बात करें, इसमें भी मुझे एक्सेप्शन दिख रही है, रोंटेजिनियम Rg जिसका एटॉमिक नंबर है 111, उसमें भी क्या है 7s1। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे। नाउ अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक्सेप्शन का क्या रीज़न था, अगर मैं बात करूं बेटा 3D सीरीज में आती हैं आपके पास दो एक्सेप्शन। सबसे पहली आती है क्रोमियम पे, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं बात करूं, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, होना क्या चाहिए था 6 इलेक्ट्रॉन्स में 4s2 3d4, बट हुआ क्या 3d5 4s1। अच्छा मेक श्योर आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे उसको आप शेल्स के हिसाब से लिखेंगे, आप इनर शेल वालों को पहले लिखेंगे, आउटर शेल वालों को बाद में लिखेंगे, ठीक है। बट जब फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो किसके अकॉर्डिंग होगी, ऑफ बोस प्रिंसिपल के हिसाब से। नाउ 3d5 4s1। अब 3d5 का क्या रीज़न हुआ, क्योंकि 3d5 इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड क्या होता है, स्टेबल होता है, जिस वजह से S ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया 3D को दे दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कौन आता है, कॉपर में आपके पास आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद बात करूं कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स और आने वाले थे। तो अब इसमें अगर बात की जाए तो आपके पास क्या आता है 3d9 4s2 होने के बजाय यहाँ पर हो जाता है 3d10 4s1। अगेन कंप्लीटली फिल्ड D, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो बेटा 4D सीरीज में तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर की बात करूँ, कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिसमें 4D4 है, 4D6 है, 7 है, 8 है, यानी कि यहाँ पर तो कुछ एक्सेप्शनल नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो हाफ फिल्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो फुल्ली फिल्ड का केस नहीं हो रहा है। सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, देयर इज स्मॉल गैप बिटवीन इनर D एंड आउटर S ऑर्बिटल, यानी कि स्मॉल गैप बिटवीन। अगर मैं 4D 5D 6D सीरीज की बात करूं तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन ड्यू टू स्मॉल energy gap between n-1d and ns orbital।
क्या है इनका एनर्जी गैप स्मॉल है, तो ये इजीली क्या कर लेंगे, ट्रांजिशन कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को s की बजाय किस में दे देंगे, d ऑर्बिटल में दे देंगे। तो ये कुछ हमारी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशंस है। तो अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं कि हमारा d ब्लॉक क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो करता है, तो उसमें क्या होगा, n-1d। सबसे पहले ध्यान देंगे, ऑब्वियसली बात है डी ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम होगा ही होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स तक यहाँ पर दिख रहे हैं। ns, ऑल्दो ns could have been completely filled but low energy gap की वजह से क्या हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है। अब मुझे कुछ केसेस में, पैलेडियम के केस में ns में 0 इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहे हैं और मैक्स टू मैक्स उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, यानी कि ns 0 to 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ n-1 इज इनर शेल, यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगी, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। और ns इज योर वैलेंस शेल और अल्टीमेट शेल। आई होप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता चल गई, समझ आ गई, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है, अच्छा बेटा इस चैप्टर में बहुत एक्सेप्शंस आएंगे। अगर हम थ्योरी को याद रख के एक्सेप्शंस को याद करने चले गए तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम करेंगे क्या, हम एक्सेप्शंस को याद रखेंगे, रीजंस को बनाएंगे और एक्सेप्शन को रीजन देंगे। पहले एक्सेप्शन देन रीजन, एक्सेप्शन देन रीजन। पहले थ्योरी पढ़ के हम एक्सेप्शंस नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि कहीं जगह हो सकता है एक्सेप्शन इतनी डोमिनेंट नहीं आई तो वो चीज़ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुई, ठीक है। तो मेन हमें क्या करना है, एक्सेप्शंस को किसी तरीके याद करके रीजंस हमें खुद बनाने हैं, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पर एक और आती है, क्या आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट आर दीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लिख लेते हैं पहले कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर also known as transition elements, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन एक्सेप्शन क्या रहेगी, ग्रुप 12 की। एक्सेप्शन क्या रहेगी, ग्रुप 12 की। ग्रुप 12 में कौन कौन आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ट्रांजिशन होता क्या है। तो अर्लियर टाइम्स में ये माना जाता था कि ट्रांजिशन का मतलब है जिनकी प्रॉपर्टीज S और P ब्लॉक के बीच में लाया करती है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो किसके बीच में है, S और P ब्लॉक के बीच में है। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या हो जाता था कि S और P ब्लॉक के बीच में जिनकी प्रॉपर्टीज लाया करती, क्योंकि S ब्लॉक इज हाईली रिएक्टिव, P ब्लॉक इज कंपैरेटिवली लोअर रिएक्टिव। तो उन्होंने बोला कि बीच में लाया करने वाला जो D ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन कर रहा है S और P के बीच में। बट बाय द टाइम्स क्या हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक ये डेफिनेशन आई कि ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल में क्या होंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर सकता है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। इसके लिए क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो क्या क्या माना गया कि दीज एलिमेंट्स lie between S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। और कौन से एलिमेंट्स इनमें कवर होंगे, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन न्यूट्रल
as well as ionic state। क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए न्यूट्रल और आयनिक स्टेट में। अब कहोगे मैम ठीक है, जिंक कैडमियम कॉपर, जिंक कैडमियम मरकरी पता है हमें D10 होता है। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले एक्सेप्शन बताई थी कि कॉपर भी D10 होता है, पैलेडियम भी D10 होता है, तो उन्हें भी नॉन ट्रांजिशन में जाना चाहिए था। बट एक चीज़ का ध्यान देना कि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल न्यूट्रल एज वेल एज आयनिक स्टेट, न्यूट्रल में भी इनकम्प्लीट या आयनिक में इनकम्प्लीट है तो भी हम उसको क्या मानेंगे? ट्रांजिशन मानेंगे। तो कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? ऑल्दो इट इज (3d10) 4s1 यानी कि फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। लेकिन उन्होंने हमें क्या बताया कि कॉपर 2+ में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में से और आएगा भी 4s में से। क्या पढ़ते हैं हम? अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो 4s और 3d की बात करें, फिलिंग पहले 4s की होगी फिर 3d की होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले आउटर मोस्ट में से निकालेंगे यानी कि 4s में से निकालेंगे और फिर 3d में से निकालेंगे। यानी कि कॉपर 2+ में पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 4s1 में से जाएगा एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा? 3d में से जाएगा। तो कॉपर 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d9 विच इज इनकम्प्लीट, ड्यू टू विच हम इन्हें क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, क्या आता है हमारे पास? मेटालिक स्ट्रक्चर। मेटालिक स्ट्रक्चर, नाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो टिपिकल मेटल्स कहलाते हैं। टिपिकल मेटल से मेरा ये मतलब है कि टिपिकल प्रॉपर्टीज शो करना। मेटल्स की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं? मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, या मैं कहूँ हीट कंडक्टिव और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। तो ये कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। 9th 10th 11th पढ़ते आए हैं हम कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटालिक स्ट्रक्चर में बात की जाए तो सबसे पहली चीज तो क्या कहेंगे हम? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर टिपिकल मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर टिपिकल मेटल्स। टिपिकल मेटल से मतलब हमारा क्या है? हाईली मेलेबल, डक्टाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंडक्टिव। ठीक है, हाईली मेलेबल, डक्टाइल, टेंसाइल और कंडक्टिव। अगर उसके अलावा बात की जाए तो कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आते हैं कॉपर यानी कि तांबा, चांदी, सोना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स कॉइन से बनते हैं ना। ठीक है, अच्छा सारे टिपिकल नहीं होते। जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता ही होगा कि मरकरी क्या होता है? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है वो इतना टिपिकल मेटल नहीं है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगी? जिंक, कैडमियम, मरकरी और एज वेल एज मैंगनीज। मैंगनीज भी इतना टिपिकल मेटल नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अब आपके पास यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जो कि थोड़ा क्लूलेस लग रहा है कि HCP, BCC की ये क्या लिखा हुआ है। अगर बात करें मेटल्स हैं, मेटल्स किस में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड में। सॉलिड्स हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर। अब उनका डेफिनेट स्ट्रक्चर किस वजह से होता है? उनकी अरेंजमेंट की वजह से होता है, क्योंकि एटम्स आर स्फेरिकल,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं सारे एटम्स जो है रैंडमली एक दूसरे के साथ जो अटैच्ड है, उनके अंदर एक पैटर्न होता है, एक अरेंजमेंट होता है, जिससे हम बोलते हैं लैटिस। यानी कि सपोज करो मुझे उन्होंने 8 बॉल्स दे दी, तो 8 बॉल्स को मैं कैसे प्लेस कर सकती हूँ सबसे क्लोजली, तो मैं क्या करूँगी, 4 बॉल्स को नीचे रखूँगी और उसी के ऊपर 4 बॉल्स और रख दूँगी, तो काइंड ऑफ एक क्यूब बन जाएगा, काइंड ऑफ एक क्यूब बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर मेरे को 4 बॉल्स को बेस्ट प्लेस करना है 8 बॉल्स को, तो 4 बॉल्स मैं एक साथ रखूँगी और उन्हीं के ऊपर 4 और रख दूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन अरेंजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस। लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट, क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब क्योंकि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मेटल की फॉर्म में, मेटल्स हैं, तो यानी कि इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगा, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इनका कोई ना कोई लैटिस स्ट्रक्चर होगा। अब वो हमेशा क्यूबिकल ही नहीं होगा, उसमें कुछ और भी हो सकता है, जिसमें आपको इस टेबल में मेंशन किया गया है। तो मैं हर एक बार फुल फॉर्म बता देती हूँ। एक हमारे पास दिया गया है HCP। HCP इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, उसके अलावा मुझे दिख रहा है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, जैसे सपोज करो ये क्यूब है और इसके बीच में जो एक वॉइड बनेगा, वॉइड इज खाली स्पेस, उसमें मैं क्या रख दूं, एक और मेटल का एटम रख दूं, तो वो क्या बन जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख रहा है CCP। CCP इज क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, जो मैंने यहाँ पर बनाई है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं। नाउ ये अरेंजमेंट कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये अरेंजमेंट डिसाइड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा मेटल का एटम किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में बेस्ट फिट आ रहा है, यानी कि किसमें कम स्पेसेस हैं। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो ये हमें टेबल एज इट इज याद कर लेनी है, जिसमें स्कैंडियम टाइटेनियम HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, वनेडियम क्रोमियम BCC। मैंगनीज के लिए मैंने बताया था कि वो हाई टिपिकल मेटल्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात उनका स्ट्रक्चर भी डिफाइंड नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया। आयरन और कोबाल्ट BCC CCP, निकल CCP, कॉपर CCP, जिंक के लिए अगेन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये टेबल में आपको क्या बताया गया है कि अगर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल है यानी कि वो सॉलिड है तो उनका अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे। उस लैटिस का क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वो इन तीनों में से कोई एक होगा। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, जिसमें क्यूब की फॉर्म में सारे एटम्स होंगे। बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिकल तो है, उसके अलावा एक बॉडी के पूरे सेंटर के बीच में भी एक एटम है। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागन हमें पता है जिसमें 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक हेक्सागन ऊपर एक हेक्सागन नीचे, तो उसमें क्या होगा, आपकी पैकिंग होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके टिपिकल मेटल्स हैं और क्या दिखाते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इस पूरे चैप्टर में अभी हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में क्या पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज या ट्रेंड्स, मेटालिक करेक्टर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, एटॉमिक रेडियस कैसा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या शो होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वो सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन की है, जिसमें हमने मेटालिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। देन वी रेड अबाउट कि हम इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 12। इसके अलावा हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, यानी कि एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन कहाँ कहाँ आती है, ये एलिमेंट्स को हमें याद कर रहे हैं। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। मैं आपको बेस्ट क्या एडवाइस करूँगी, आप 3D सीरीज को याद कर लीजिए, देन डाउन द ग्रुप आप याद करिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हमें डाउन द ग्रुप सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। बार बार पूरी लाइन लिखेंगे तो वो हमसे याद नहीं हो पाएगा। और हमने क्या पढ़ा, हमने अगेन पीरियोडिक टेबल की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ी कि पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया गया, एफ ब्लॉक कहाँ से आया, डी ब्लॉक कहाँ से आया, जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई अकॉर्डिंग टू ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल। आई होप
आज की इंट्रोडक्शन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की आपको क्लियर है। तो कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन जैसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड आगे आने वाली सीरीज़ के लिए।